एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो अपन ने एयर अंदर लिया, अब उसका एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है, वो देखेंगे। अब देखो, जैसे कि अल्वेलाई और एटमॉस्फेयर, यहाँ एक्सचेंज कैसा होता है, और अल्वेलाई और जो अपना ये होता है ब्लड वेसल, उसमें एक्सचेंज कैसे होता है, अपना सेल्स जो होता है ब्लड से सेल तक, वहां से एक्सचेंज कैसे होता है, ये पूरा जो एक्सचेंज होता है ना, वो डिपेंड होता है किस पे, डिफ्यूजन प्रोसेस पे। अब जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, आपने पढ़ा होगा कि डिफ्यूजन होता है वो डिपेंड होता है गैसेस के कंसंट्रेशन पे। वो वहाँ क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन का क्या, वहाँ क्या होता है, फ्लो होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वही कंसेप्ट इधर चलेगा, ठीक है। अब देखेंगे, अल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, लंग्स में अल्वेलाई होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो ऑकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू एट द लेवल ऑफ सेल, वहां भी होता है। ऑक्सीजन एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दिस साइट्स, ठीक है, बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये याद रखना कि ऑक्सीजन एंड CO2 किससे कैसे एक्सचेंज होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। ये MCQ बन सकता है, ठीक है, MCQ। मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर कंसंट्रेशन, तो ये किस पे डिपेंड है, मेनली किस पे डिपेंड है, प्रेशर कंसंट्रेशन। और दूसरे भी 3 फैक्टर उसमें इंटरफेयर करते हैं, वो कौन सा होता है, एक तो होगा प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा होता है सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस, सोलुबिलिटी गैसेस, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन आर ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। तो कौन से 3 फैक्टर होते हैं, कौन से होते हैं, पहला होता है प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा होता है थिकनेस, और तीसरा होता है सोलुबिलिटी, ठीक है। अब प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैसेस, अब जो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर बहुत बार नाम सुना होता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है कि सपोज एक कंटेनर है, उसमें बहुत सारे गैसेस है, ठीक है, सपोज एयर ले, अब एयर में नाइट्रोजन होता है, अपना ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बहुत सारे गैसेस है। तो एक मिक्सड एयर का, मिक्सड गैसेस का एक कंटेनर है, उसमें इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर, उसको बोलते हैं अपन पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। तो यही पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहाँ काम करेगा, ठीक है। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय PO2, जैसे ऑक्सीजन के लिए PO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PCO2 होता है, ठीक है। अ पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस 2 गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड 2 साइड्स ऑफ डिफ्यूजन, कौन से, पहले अल्वेलाई होता है, फिर अपना टिश्यू लेवल होता है, वो उन्होंने इस टेबल में दिया है। देखो, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और CO2 का एटमॉस्फेरिक एयर में कैसे कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 159 और CO2 का होता है 0.3, अल्वेलाई में होता है 104 और इसका होता है CO2 का 40। ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन का होता है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45। ये याद ही रखना है, इसको मगअप कर लो। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें 95 होता है, 40 होता है, टिश्यू लेवल में यहाँ 40 होता है और 45 होता है। अब जहां जहां ग्रेडियंट दिखा, वहां वहां क्या होगा, इसका गैसेस का डिफ्यूजन होगा। ग्रेडियंट यानी हाई कंसेंट्रेशन एक साइड में है, दूसरे साइड में लो कंसेंट्रेशन है, वहां क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। अब अपन देखते हैं कैसे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है। देखो, ये पहले ये डायग्राम ही देख लेते। देखो, जो अल्वेला है, अल्वेला में अपन ने देखा कि PO2 कितना होता है 104 और PCO2 होता है 40 mm ऑफ Hg। देखो, जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अपन ने देखा कि कितना होता है, PO2 40 होता है, PCO2 45 mm ऑफ Hg होता है। अब यहाँ होगा, यहाँ देखो, ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यहाँ O2 PO2 कितना होता है 40 होता है, और यहाँ कितना है 104 है। तो क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। अब पहले अपन ऑक्सीजन का देखेंगे, पर यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अंदर आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर आएगा तो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर ऑक्सीजन आएगा तो क्या होगा, वो ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। और अपन ने देखा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है पार्शियल प्रेशर, 95 mm ऑफ Hg होता है। तो ये पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, यहाँ पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में अपना क्या होगा, 95 mm ऑफ Hg होगा। अब टिश्यू लेवल में यहाँ कितना है, 95 है, ऑक्सीजन O2 में कितना है 95, और टिश्यू लेवल में कितना होता है O2 का 40 होता है। तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू तक क्या होगा, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा। तो ऐसे ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा, और फिर क्या होगा, यहाँ टिश्यू में ऑक्सीजन आ जाएगा, तो टिश्यू उसको यूटिलाइज करेगा। अब यहाँ से 95 से यहाँ ऑक्सीजन आ गया,
तो यहाँ ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम होगा, फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर उसमें क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 हो जाएगा। सॉरी, सिमिलरली CO2 के लिए देखते हैं। अब देखो CO2 कहाँ बनता है, टिश्यू में बनता है, तो यहाँ कितना होता है CO2 45 होता है, ठीक है, 45 mm ऑफ Hg होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है 40 होता है। ऑक्सीजनेटेड यहाँ कितना होता है, इस ब्लड में कितना होता है 45 होता है CO2, और टिश्यू लेवल सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 40 होता है, और टिश्यू लेवल में कितना होता है 45। तो यहाँ ग्रेडियंट मिला, ग्रेडियंट जैसे मिला तो वहाँ क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। तो CO2 का कैसे डिफ्यूजन होगा, ऐसे, तो वो CO2 क्या करेगा, ऐसे ब्लड में डिफ्यूज करेगा, क्योंकि यहाँ 40 है यहाँ 45 है तो डिफ्यूज करेगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, 45 हो जाएगा, यही 45 इधर तक आएगा, कहाँ तक, अल्वेओला, अल्वेओला के यहाँ CO2 कितना है 45, और यहाँ ब्लड वेसल में CO2 होता है 45, और अल्वेओला में कितना है 40। तो क्या होगा, यहाँ से फिर ऐसे डिफ्यूज होगा, CO2 ऐसे डिफ्यूज होगा, तो CO2 ऐसे डिफ्यूज होगा, अल्वेओला में चला जाएगा, और अल्वेओला से बाहर एक्सपायर्ड एयर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, जिससे अपना ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो अब यहाँ लिखा है, वो फास्ट फास्ट अपन पढ़ते वही सब कुछ बताए। CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में के लिए CO2 के लिए क्या है, ग्रेडियंट अपोजिट डायरेक्शन है। जैसे ऑक्सीजन के लिए ग्रेडियंट कहाँ से होता है, अल्वेओला से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू, वैसे CO2 के लिए क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, कहाँ से, टिश्यू से ब्लड, ब्लड से अल्वेओला, ये अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। वैसे टिश्यू टू ब्लड, ब्लड टू अल्वेओला। As the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of the O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2। क्या बताया इसमें कि जो अपना डिफ्यूजन होता है, अपना जो सोल्युबिलिटी होता है वो CO2 का ज्यादा होता है, तो सोल्युबिलिटी ज्यादा होगा तो उसका डिफ्यूजन भी फास्ट होगा। तो कितना टाइम्स ज्यादा होता है, 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, CO2 का डिफ्यूजन फास्ट होता है एज कम्पेयर टू O2। बस इतना ही पता है। अब देखो, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, जो अपना डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, ये अल्वेओला का ये होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये पूरा ये होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। वो किस किस से बन के बना है, और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किससे बना है, तो पहले क्या होता है उसमें, मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, 3 मेजर लेयर है। पहला होता है थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द अल्वेओलाई, या अल्वेओलाई साइड का थिन स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर दूसरा क्या होता है, द एंडोथेलियम अल्वेओलार कैपिलरीज, जो अल्वेओलार कैपिलरीज है उसका एंडोथेलियम, ये होता है एंडोथेलियम ऑफ अल्वेओलार कैपिलरी, ये कैपिलरी हुई उसका ये एंडोथेलियम लेयर, और उसके बीच में होता है बेसमेंट सब्सटेंस, और ये जो है उसके बीच में ये होगा बेसमेंट सब्सटेंस। तो इससे बना होता है थिन मेजर लेयर से क्या होता है अपना डिफ्यूजन लेयर बना होता है, ठीक है। ये बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, सपोर्ट जो कि थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वैमस एपिथेलियम एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी उन्होंने बताया कि जो बेसमेंट सब्सटेंस है वो सपोर्ट करता है स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ अल्वेओला एंड द अपना कैपिलरी, ठीक है। हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस, जो टोटल थिकनेस है इस पे MCQ आ सकता है, मच लेस देन द मिलीमीटर, तो मिलीमीटर से भी कम होता है, ठीक है, ये MCQ आ सकता है, मच लेस देन द मिलीमीटर। Therefore, all the factors in our body are favorable for the diffusion of O2 from alveoli to tissue or that of CO2 from tissue to alveoli। तो फैक्टर कैसे अपने फेवरेबल होते हैं, O2 का डिफ्यूजन फ्रॉम alveoli to tissue, और CO2 का डिफ्यूजन फ्रॉम CO2 अपना टिश्यू टू alveoli, ठीक है। अब देखेंगे अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये सब को समझ में आया कैसे डिफ्यूजन होता है, कैसे अपना पूरा जो प्रोसेस होता है पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड होता है, और उसी के थ्रू डिफ्यूजन होता है, ठीक है। अब देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अपने पास 2 गैसेस है, एक होता है O2, दूसरा होता है CO2। दोनों को अपन ट्रांसपोर्ट करना है, किससे, ब्लड से, ब्लड से ट्रांसपोर्ट करना है, ये अपना थर्ड स्टेप होता है। पहला स्टेप होगा ब्रीदिंग, दूसरा स्टेप होगा डिफ्यूजन एट द अल्वेओलार लेवल, थर्ड स्टेप है अपना ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट है अपना O2 और CO2। अब देखो, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, ठीक है, और 3% जो होता है वो डिजोल्व इन प्लाज्मा, डिजोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। और CO2 के केस में अलग होता है, CO2 में 20 to 25% कैसे होता है, बाय RBC, और 70% होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, ये
एमसीक्यू आ सकती है, पूरा एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। अबाउट 7% होता है CO2 इज कैरिड इन द थ्रू द प्लाज्मा, 70 अबाउट 7% इज कैरिड इन द प्लाज्मा, ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं अपन O2 के लिए 97% RBC, 3% होता है प्लाज्मा। CO2 के लिए 20 to 25% RBC, 70% बाइकार्बोनिक फॉर्म, और जो बचा कुचा 7% है वो होता है प्लाज्मा। अब देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। पहले अपन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन किसके साथ ट्रांसपोर्ट होता है? हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट इन द आरबीसी। O2 कैन बी बाइंड विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है रिवर्सिबली। रिवर्सिबल होना चाहिए तभी तो एट द लेवल ऑफ अल्वेलाई बाइंड करेगा और टिश्यू लेवल में वो रिलीज हो सकता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के साथ जब O2 बाइंड होता है उसे बोलते हैं अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, अब देखो एक HB मॉलिक्यूल के पास कितने होते हैं? कैरी 4O2 कैरी करता है। एक HB मॉलिक्यूल कैरी 4O2 मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है, ठीक है। यानी एटम्स कितने हो गए? 4 मॉलिक्यूल्स, यानी 8 एटम्स ऑफ O2, 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो एट द अल्वेओलर लेवल जो बाइंडिंग होता है वो डिपेंड होता है किस किस पे? पहले तो पार्शियल प्रेशर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्शियल प्रेशर तो ठीक है, बाकी कौन कौन सी चीजें होती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 वो भी इस पे इफेक्ट करता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये भी इस पे इफेक्ट करता है। टेम्परेचर, ये 4 चीजें हैं और 4 फैक्टर बोल सकते हैं अपन जो कि इंटरफेयर करते हैं बाइंडिंग में। 4 फैक्टर है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? फर्स्ट वाला पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पहला है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। थर्ड होता है अपना H+ आयन कंसंट्रेशन, और फोर्थ होता है अपना टेम्परेचर। तो ये 4 फैक्टर होते हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं अपना ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड, ठीक है। और सिग्मॉइड कर्व, अब जब बाइंडिंग होता है तो अपने को सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन when percentage saturation of of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2, ठीक है। एक सिग्मॉइड कर्व अपन को मिलता है जब जो सैचुरेशन है अपना हीमोग्लोबिन का विथ ऑक्सीजन, उसका अपन अगर ग्राफ प्लॉट किया अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो अपन को सिग्मॉइड कर्व मिलता है, ठीक है। उसको अपन बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं। दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो इसको याद रखना कि इस कर्व को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और इसका शेप कैसा होता है? सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड शेप होता है। तो यही MCQ बन सकता है, शेप पे, इसके शेप पे MCQ बन सकता है, ठीक है। एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, H+ कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। ये आपके लिए नहीं है, बस आपके एग्जाम में शेप पूछेगा और इसका ग्राफ का नाम क्या है नाम? डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है, हो गया। अब इन द अल्वेओलाई, अब देखो अल्वेओलाई में कैसे बाइंड कैसे होगा, कौन कौन से फैक्टर फेवरेबल होने चाहिए? तो क्या होना चाहिए? अल्वेओलाई के लेवल पे PO2 ज्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तभी तो वो बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से। ये PO2 क्या है? इसका बाइंडिंग के लिए फ्रेंड है, ठीक है। देखो एक फ्रेंड है, 3 एनिमी है, अपने पास 4 फैक्टर है ना, उसमें से एक फ्रेंड है, हीमोग्लोबिन का एक फ्रेंड है और 3 एनिमी है, ठीक है। तो कौन कौन से एनिमी है? PO2 फ्रेंड है और एनिमी कौन है? CO2, H+ और टेम्परेचर, ये तीनों एनिमी। अगर हाई PO2 होगा, फ्रेंड हाई होगा तो वो बाइंडिंग होगा, और लो PCO2 लो होना चाहिए बाइंडिंग के लिए, ठीक है। अगर ये हाई होगी तो ये एनिमी की तरह काम करते, एनिमी की तरह काम करेंगे, यानी PO2 को यानी ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं होने देंगे, ठीक है। तो लो PCO2, लेसर H+ कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर, ये कहाँ होता है? अल्वेओलाई के साइड पे, ठीक है। तो दिस फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन
वेयर एज इन द टिश्यू, अब टिश्यू में देखो ये एनिमी बढ़ जाते हैं, एनिमी बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो फ्रेंड होगा वो क्या होगा, हीमोग्लोबिन से दूर चला जाए, दूर चला जाएगा। देखो अगर जैसे एक गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, उनके बीच में अगर बेस्ट फ्रेंड आ जाए, बेस्ट फ्रेंड आ जाए तो क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दूर होता है। उसी तरह से ये जो होता है ना, ये अगर देखो हाई पीसीओ2 होगा, हाई एच प्लस आ जाएगा, और हाई टेम्परेचर ये अगर बढ़ जाएगा, हाई हो जाएंगे तो क्या होगा, PO2 अल्टीमेटली कम हो जाएगा और क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। क्या होगा, फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन, दूर चला जाएगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से दूर चला जाएगा। ठीक है, दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग्स। अब इससे क्या पता चलता है कि लंग्स में ये सब चीजें कम होती है, तो O2 और O क्या होता है, हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाते हैं। एट टिश्यू लेवल एनीमिया बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, अपना O2 हीमोग्लोबिन से दूर चला जाता है, गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू। और इसी तरह से क्या होता है, O2 लंग्स में बाइंड होता है, वहाँ टिश्यू लेवल में रिलीज होता है और ऐसा उसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2। तो 100 ml, ये याद रखना कितना ml ऑफ O2, 5 ml ऑफ O2 टिश्यू को डिलीवर करता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये होगा O2 का। अब देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो CO2 का कैसे होता है, 20 to 25% आरबीसी के थ्रू होता है, जिसे अगर CO2 हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा तो उसे क्या बोलते हैं अपन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। वो कितना होता है, 20 to 25% होता है। बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर। अब इस पे भी पार्शियल प्रेशर और बाकी H प्लस जो टेम्परेचर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, ये सब इस पे इफेक्ट है। अब CO2 के केस में क्या होगा, CO2 के केस में ऑक्सीजन इनेमी बनेगा, और जो टेम्परेचर एंड ये जो होता है अपना H प्लस कंसेंट्रेशन, वो क्या होंगे, उसके फ्रेंड्स बनेंगे। ठीक है, तो देखेंगे बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स वहां बाइंडिंग हो जाएगा। PO2 इज अ मेजर फैक्टर, देखो मेजर फैक्टर है ये, PO2 क्या है, मेजर फैक्टर है, जिससे क्या होता है, उसका बाइंडिंग अफेक्ट होता है, कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। अगर PO2 ज्यादा होगा तो CO2 का बाइंडिंग नहीं हो सकता। ठीक है, when PCO2 is high and PO2 is low, ठीक है, इन द टिश्यू, टिश्यू में क्या होता है, CO2 बनता है और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, तो वहां क्या होगा, PCO2 ज्यादा होगा, PO2 कम होगा, तो वहां क्या होगा, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन इजीली फॉर्म हो सकता है। मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर्स whereas when the PCO2 is low। अब अल्वेओलार लेवल पे क्या होता है, PCO2 कम होता है और O2 ज्यादा होता है, PO2 ज्यादा होता है, तो वहां क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ CO2। क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम द कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, जो PO2 है वो एनिमी की तरह काम करता है, इसके लिए कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन के लिए। अब देखो CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू, तो यहाँ इस तरह से क्या होता है, ट्रांसफर होता है कि टिश्यू लेवल पे CO2 बाइंड हुआ और अपना अल्वेओलार लेवल पे वहां डिसोसिएशन हुआ, इस तरह से वो ट्रांसपोर्ट होगा, इज डिलीवर एट द अल्वेओलाई। आरबीसी कंटेन अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम होता है आरबीसी में जिसे बोलते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम, एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम। अब ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम आरबीसी में तो प्रेजेंट होता है, उसका माइन्यूट क्वांटिटी प्लाज्मा में भी होता है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट, अब ये एंजाइम क्या करता है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन करता है, कौन सी करता है, जो कि रिवर्सिबल होते हैं, बोथ डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, जैसे CO2 H2 के साथ मिला के इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स क्या बनाता है, H2CO3 जिसे अपन कार्बोनिक एसिड बनते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, तो ये बनाता है और ये आगे कन्वर्ट होता है HCO3 माइनस और H+, यही होता है अपना बायकार्बोनेट फॉर्म, बायकार्बोनेट। तो जो अपना 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है वो बायकार्बोनेट फॉर्म में होता है, वो इस रिएक्शन के जरिए से होता है। ठीक है, अब जो बाइकार्बोनेट बना तो टिश्यू लेवल पे ये बाइकार्बोनेट बनेगा, दिस बाइकार्बोनेट इज ट्रांसपोर्टेड टू द अल्वेओलार लेवल, अल्वेओलार लेवल तक जाने के बाद वो क्या होगा, वो पूरा रिएक्शन रिवर्स ऐसे पीछे की तरफ रिवर्सिबल होता है, तो ये रिवर्स होगा, रिवर्स होके क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा और वहां CO2 रिलीज होगा। ठीक है, एट द टिश्यू साइट वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, जहाँ पार्शियल प्रेशर हाई होता है वहां क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट बनेगा। तो कैटाबॉलिज्म, CO2 डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, ब्लड में CO2 आया,
आरबीसी में क्या होता है, कार्बनिक अनहाइड्रेज एंजाइम, प्लाज्मा में भी सेम होता है, तो वो क्या बनाते हैं, SCO3 माइनस बनाते हैं, यानी बाइकार्बोनेट बनाते हैं, उसके साथ H प्लस भी आता है, ठीक है। एट द अल्वेओलर साइट में PCO2 कम होता है, PO2 ज्यादा होता है, तो वहाँ रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल हो जाएगी, ठीक है, वहाँ रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। रिएक्शन प्रोसेस इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2, तो CO2 एंड H2 बनता है। Thus CO2 ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू टू alveolar. The CO2 is trapped as a bicarbonate at the tissue level and the transported to the alveoli. Alveoli is released out as a CO2. ठीक है। एवरी अब ये भी MCQ बन सकता है। एवरी 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2. 4 ml of CO2. तो 100 ml याद रखना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऊपर क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। कितना डिलीवर करता है, 4 ml ऑफ CO2, और ऊपर क्या था, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर करता है, 5 ml, वहां 4 था, यहाँ 5 ml ऑफ O2। ये बातें याद रखना है, यही MCQ बन सकता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। जो अपना रिस्पिरेटरी सिस्टम है और जो रिस्पिरेटरी प्रोसेस है, इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल का जरिया लेते हैं अपन। देखिए, जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उस पे कंट्रोल किसका होता है, पहले तो रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर का कंट्रोल होता है, रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर का कंट्रोल। तो RRC ये मेन सेंटर है जो कि अपने रिस्पिरेशन पे कंट्रोल करता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, इस RRC पे और कुछ सेंटर का कंट्रोल होता है, जैसे कि RRC पे कंट्रोल होता है किसका, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। पहला कौन सा सेंटर होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ये कैसे होता है, जैसे हमारे घर का एग्जांपल लेते हैं, जो बच्चा होता है, बच्चा समझो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये अपन है, बच्चा है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये बच्चा है, और ये RRC क्या है, मम्मी, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है, पापा है, ठीक है। तो बच्चे पे किसका कंट्रोल होता है, मम्मी का कंट्रोल होता है, RRC यानी मम्मी, मम्मी का कंट्रोल होता है, और मम्मी पे किसका कंट्रोल होता है, अपने पापा का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखना कि रिस्पिरेटरी सिस्टम पे कंट्रोल होता है RRC का, और RRC पे कंट्रोल होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर का, ठीक है। अब देखते हैं, जो अपना रेगुलेशन होता है ना, वो ये जो RRC होता है ब्रेन के अंदर होता है। तो रेगुलेशन किस तरह से होता है, अपना न्यूरल सिस्टम रेगुलेट करती है रिस्पिरेटरी सिस्टम पे, ठीक है। अब जो स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला, अब ये रीजन याद रखो, मेडुला क्या है, जो अपना ब्रेन स्टेम होता है ना, आगे अपन ब्रेन में पढ़ेंगे, जो ब्रेन स्टेम है उसमें मिड ब्रेन, मेडुला एंड पॉन्स, ये 3 रीजन होते हैं। तो मेडुला में क्या होता है, अपना न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट, और मेडुला में क्या होता है, अपना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है, और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, जो कि एक्चुअल रेगुलेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स, तो पॉन्स में कौन सा होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, पॉन्स में होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो ये होगा पॉन्स में, ये होता है पॉन्स में, और RRC किस में होता है, मेडुला में, ठीक हो गया। अब ये होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट, अब मॉडरेट द फंक्शन, यानी ये फंक्शन को कंट्रोल करता है RRC के। न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये पापा है अपने, ये किस पे कंट्रोल करता है, मम्मी पे, यानी RRC पे कंट्रोल करते हैं, ऑफ द रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर उसको कंट्रोल करते हैं। अब देखो, न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर, और जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है यहाँ से न्यूरल सिग्नल्स जाएंगे, क्या करेंगे, ये जो न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम दिस सेंटर रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। तो सपोज 2 कंडीशन, जैसे पहले तो अपन स्लीपिंग कर रहे तो वहां अपन का रिस्पिरेशन एकदम स्लो होगा। अब देखो अपन रनिंग कर रहे, रनिंग में क्या होता है, अपने को बहुत दौड़ा, वर्क हो गया, बॉडी का वर्क हो गया, तो अपन को एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ऑक्सीजन की जरूरत है। वहां क्या करेंगे, अपन फास्ट ब्रीथ करें। तो वही जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, अपना इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम करता है, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। अब देखो, प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन नहीं होगा, जैसे अपन नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहे कि सपोज ब्रीदिंग करने के लिए
2 सेकंड ले रहे हैं अपन इंस्पिरेशन करने के लिए, 2 सेकंड ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा न्यूमोटैक्सी सेंटर उसको रिड्यूस करेगा 2 सेकंड से एकदम कितना 0.13 सेकंड करेगा, 0.13 सेकंड करेगा तो क्या होगा अपना ब्रीदिंग जो रेट है रेट बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाएगा, क्या करेगा देयर बाय अल्टर द रिस्पिरेटरी रेट, तो रिड्यूस करके इंस्पायरेशन ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को रिड्यूस करके अपना जो रिस्पिरेटरी रेट है ना उसको बढ़ाएगा। कौन बढ़ेगा? अपना न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, अब एक और सेंटर होता है कीमोसेंसिटिव एरिया, एरिया होता है जो कि एडजेसेंट सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये जो रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर है उसके बाजू में क्या होता है, यहाँ कीमोसेंसिटिव एरिया CS लिखता हूँ, कीमोसेंसिटिव एरिया CSC एक और एरिया है, इसका भी कंट्रोल होता है अपना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पे। ये क्या करता है कीमोसेंसिटिव एरिया, ये सेंस करता है। अब सेंसिटिव है यानी सेंस करेगा, किसको सेंस करेगा, किसको डिटेक्ट करेगा, CO2 एंड H प्लस, CO2 एंड H प्लस को डिटेक्ट करेगा। अगर अपने बॉडी में CO2 और H प्लस बढ़ेगा तो ये क्या करेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल भेजेगा और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को बोलेगा भाई कुछ तो कर, और ये दो जो CO2 है उसको निकाल दे बाहर, तो ऐसा वो सिग्नल भेजता। तो हाईली सेंसिटिव टू, ये जो एरिया होता है हाईली सेंसिटिव टू द CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस, अगर CO2 और H प्लस बढ़ जाएगा बॉडी में तो क्या होगा, ये एरिया एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट दिस सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर, और ये क्या करेगा सिग्नल भेजेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। तो वो क्या बोलेगा कीमोसेंसिटिव एरिया, भाई रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तो कुछ तो चेंजेस कर तेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जिसकी वजह से क्या होगा CO2 बाहर चला जाएगा, बाय विच दिस सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड। ठीक है, अब दो और जो अपने सेंसिटिव एरिया होते हैं ना, दो और जगह प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं, एक होता है आवर्टिक आर्च जो अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ब्लड जाता है ऑक्सीजन रे, वो कौन लेके जाता है, अपना आवर्टा लेके जाता है। तो उसके आर्च पे उसके जो कर्व होता है ना वहाँ आर्च होता है, तो आर्च पे क्या होता है वो कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट होता है। और एक और जगह होता है कैरोटिड आर्टरी, वहाँ कीमोसेंसिटिव एरिया होता है जो कि डिटेक्ट करते हैं अपना CO2 और H प्लस को, और वो सिग्नल भेजते हैं अपना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर। तो सारे सिग्नल कहाँ आते हैं, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अपने घर में होता है ना, पापा डायरेक्ट बच्चों से बात नहीं करते, अगर बच्चे बड़े हैं तो पापा डायरेक्टली उनसे बात नहीं करते। पापा क्या करते, पहले मम्मी को बताते कि उससे ये कुछ तो काम है वो करवा ले, तो मम्मी को बोलते और मम्मी फिर अपन को आके बोलती। ठीक है, तो ऐसे सब चलता है। ठीक है, अब एक गौर करने वाली बात है कि रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। यानी अपन ने एक पूरा जो एक पैराग्राफ पढ़ा, इसमें अपन ने ये नहीं पढ़ा कि ऑक्सीजन के कम होने के बाद कुछ सेंटर एक्टिवेट हो, ऐसा कुछ पढ़ा क्या, नहीं पढ़ा। अपन ने क्या देखा कि CO2 बढ़ने के बाद कुछ तो सेंटर्स एक्टिवेट हो गए। तो यही ये MCQ बन सकता है कि डज द ऑक्सीजन हैव एनी रोल इन द कंट्रोल ऑफ रिस्पिरेशन, तो वहां क्या आंसर आना चाहिए आपका, नो, देयर इज नो रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द कंट्रोल ऑफ रिस्पिरेशन। किसका रोल होता है, CO2 और H प्लस का रोल होता है रिस्पिरेशन कंट्रोल करने। अगर ये CO2 और H प्लस बढ़ेगा तभी सेंटर एक्टिवेट हो गए, तभी बॉडी का रिस्पिरेशन में कुछ अल्टरेशन होगा, कुछ चेंजेस होगा, अपना ब्रीदिंग बढ़ेगा। ठीक है, तो और वो CO2 और H प्लस निकल जाए। अब आते हैं अपने डिसऑर्डर्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो कौन कौन से, तीन ही अपन को पढ़ना है। पहला होता है अस्थमा, फिर होता है एम्फाइसेमा, और होता है कुछ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स, ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखेंगे पहला अस्थमा। अब अस्थमा क्या होता है, देखो सिर्फ एक ही लाइन पढ़नी है इसके बारे में। अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो अपन जब ब्रीदिंग कर रहे हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों, ओनली इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों चीजों में अपने को डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, काउजिंग व्हीजिंग। व्हीजिंग क्या होता है, एक साउंड होता है जो अपना विसल होता है ना, विसल का एक विसल जैसा साउंड होता है, तो व्हीजिंग होता है इसमें ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई तो एंड ब्रोंकियल्स। तो ब्रोंकाई जो होता है और ब्रोंकियल्स उनका इन्फ्लामेशन होता है। अगर इन्फ्लामेशन होता है तो वहां क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन यानी वहां उनका जो डायमीटर होगा वो कम हो जाएगा। अगर डायमीटर कम हो जाएगा तो क्या होगा, जो एयर अंदर जा रही है और बाहर आ रही है उसके लिए ज्यादा जगह नहीं बचेगा, तो वहां क्या होगा, व्हीजिंग हो जाएगा। व्हीजिंग यानी साउंड आ जाएगा। ठीक है, और अपन को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। ये होता है अस्थमा।
और अब नेक्स्ट आता है अपना एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा इज क्रोनिक डिसऑर्डर, क्रोनिक यानी बहुत दिनों के बाद ये दिखता है अपन को, एक क्रोनिक डिसऑर्डर है इन विच द अल्वेओलर वॉल्स आर डैमेज। तो जो अपना अल्वेओला होता है, जहाँ एक्चुअल गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो वॉल्स है ना, वो वॉल्स ही डैमेज होते हैं। तो वॉल्स डैमेज हो गए तो वहाँ गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो अपने बॉडी में क्या होगा, हाइपोक्सिक कंडीशन, ठीक है, ड्यू टू विच रिस्पायरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। और रिस्पायरेटरी जो सरफेस होता है, अगर जो वॉल्स होते हैं वो वॉल्स कोलैप्स हो जाएंगे, वॉल्स डैमेज हो जाएंगे, तो वहाँ रिस्पायरेशन के लिए सरफेस नहीं बचेगा, तो रिस्पायरेटरी सरफेस डिक्रीज होगा। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। तो ये बात याद रखना है कि एम्फाइसेमा का मेजर कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। वैसे अस्थमा में नहीं, अस्थमा का कॉज सिगरेट स्मोकिंग नहीं। अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए अस्थमा के लिए, अपन क्या करते हैं, वो पफ होते हैं ना, अगर आपने मूवी में देखा होगा कि ऐसे कुछ लोग पफ साथ में रखते हैं, उनको जब ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है तो वो पफ लेते हैं। तो वो पफ जो होता है ना, वो अस्थमा के लिए होते हैं, उनमें अस्थमा हुआ होता है, ठीक है। एम्फाइसेमा का कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल यानी क्या है, कुछ लोग है कुछ काम कर रहे हैं, उनका वो काम है और वहाँ उनको कुछ तो लंग का डिसऑर्डर होगा, वो होगा ऑक्यूपेशनल, यानी काम से रिलेटेड लंग्स का डिसऑर्डर। जैसे कि देखते हैं अपन सर्टन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग उसमें क्या है, तोड़ फोड़ है, जैसे अपन स्टोन ब्रेकिंग है, जैसे अपना जो सैंड है, सैंड फॉर्मेशन हो गया, जैसे कुछ लोग होते हैं फर्श बनाते हैं, फर्श यानी घर में जो अपन का स्टाइल होता है वो बनाते हैं, वहां भी क्या है, स्टोन का तोड़ फोड़ होता है। तो वहां क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, और ये पार्टिकल्स एयर में जाने के बाद उनके लंग्स में चले जाते हैं और लंग्स में डिपॉजिट होते हैं, और जिसकी वजह से उनमें क्या होते हैं, कुछ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स होते हैं। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड, इस प्रोसेस में डस्ट प्रोड्यूस होता है, दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुल्ली कोप। अगर ये डस्ट पार्टिकल अपने लंग्स में चले गए तो अब थोड़े बहुत गए तो अपना बॉडी क्या करेगा, उसको निकाल देगा। लेकिन बहुत सारे चले गए, वो बहुत दिनों से वहाँ काम करे, जैसे कि 10 ईयर्स 15 ईयर्स ऐसे उन्होंने काम किया है, तो क्या डस्ट पार्टिकल डिपॉजिट हो गया, अपनी बॉडी उसको निकाल नहीं पाएगी, और वहाँ क्या होगा, लंग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन होगा, और जिससे वहाँ फाइब्रोसिस हो जाएगा, फाइब्रोसिस ऑफ द लंग्स। फाइब्रोसिस क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। तो फाइब्रस टिश्यू एक बार फॉर्म हो गया तो वहाँ क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो पर्सन को डिसऑर्डर हो जाएंगे, कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। सीरियस लंग डैमेज, वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। तो उनके लिए क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, जो वर्कर है उन्होंने क्या करना चाहिए, अपना मास्क यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पूरा अपना ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन। थैंक यू।